नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हमारी चर्चा चल रही थी जे प्रक्रम श्वसन के ऊपर और इससे रिलेटेड हमारी एक क्लास हो चुकी है और ये हमारी दूसरी क्लास है। यदि आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो आप उस क्लास को देख लेना और इसके बाद इस क्लास को देखना। तो आज की क्लास को हम बिना देरी के शुरू करते हैं, क्लास में एंड तक बने रहिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 31 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि ग्लाइकोलाइटिक मार्ग, साइट्रिक अम्ल चक्र के चरण और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहाँ होता है? क्रमशः ये निम्नलिखित स्थानों पर होते हैं। देखो यहाँ पे हमें पूछ रखा है कि ग्लाइकोलाइटिक मार्ग, साइट्रिक अम्ल चक्र के चरण और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहाँ कहाँ होता है, ये हमें देखना है। तो यहाँ पे हमें ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ये हमें टिक करना है। तो हम जानते हैं कि ग्लाइकोलाइटिक मार्ग कोशिका द्रव्य में होता है। ग्लाइकोलाइटिक मार्ग किस में होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है। साइट्रिक अम्ल किस में होता है? तो साइट्रिक अम्ल चक्र माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होता है। किस में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होता है। और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र किस में होता है? तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टे में होता है। तो ये हमें कहाँ दे रखा है? तो यहाँ पे क्रमशः दे रखा है, तो हमें क्रम से जमाना है। तो ग्लाइकोलाइटिक मार्ग कोशिका द्रव्य में, तो कोशिका द्रव्य कहाँ दे रखा है? यहाँ पे भी नहीं दे रखा है, ए ऑप्शन में नहीं दे रखा है, बी ऑप्शन में भी नहीं दे रखा है और सी और डी ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पे ए और बी ऑप्शन को पहले ही गलत कर लो, सी और डी दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट देखिए, साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल किसमें होता है? तो साइट्रिक अम्ल हम जानते हैं कि साइट्रिक अम्ल चक्र माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहाँ दे रखा है? तो माइटोकॉन्ड्रियल यहाँ पे भी दे रखा है और माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे तो माइटोकॉन्ड्रिया दे रखा है और हम जानते हैं कि साइकोमेट्रिक्स नहीं, ये साइट्रिक अम्ल किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स ये हमें सी ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया दे रखा था इसलिए ये गलत ऑप्शन हो गया। और लास्ट इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया के की क्रिस्टे में होता है। तो क्रिस्टे हमें यहाँ पे सी ऑप्शन में ही दे रखा है, जबकि यहाँ पे ग्लाइऑक्सिसोम दे रखा है, इसलिए डी ऑप्शन पूरी तरीके से गलत हो गया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे हमें दे रखा था ग्लाइकोलाइटिक मार्ग, ग्लाइकोलाइटिक मार्ग कोशिका द्रव्य में होता है। साइट्रिक अम्ल चक्र ये माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होता है और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टे में होता है। ये इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि क्रेब्स चक्र को अन्य नाम से जाना जाता है। क्रेब्स चक्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है साइट्रिक अम्ल चक्र, बी ऑप्शन दे रखा है नाइट्रोजन चक्र, सी ऑप्शन दे रखा है अमोनिया चक्र और डी ऑप्शन दे रखा है कार्बन चक्र। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है? हम जानते हैं कि क्रेब्स चक्र का अन्य नाम तो साइट्रिक अम्ल चक्र होता है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि क्रेब्स चक्र को साइट्रिक अम्ल चक्र के नाम से जाना जाता है और वायवीय श्वसन का यह महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन साइट्रिक अम्ल इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करते हैं। 33 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे 33 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि आर क्यू क्या है? आर क्यू क्या है? यहाँ पे हमें ए ऑप्शन दे रखा है आर क्यू कार्बन और नाइट्रोजन है, बी ऑप्शन दे रखा है नाइट्रोजन और कार्बन है, सी ऑप्शन दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से अधिकतर। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा? आर क्यू क्या है? तो आर क्यू क्या है? तो यहाँ पे हम जानते हैं कि आर क्यू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होता है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोशिका श्वसन के दौरान शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का तो उपभोग होता है और ऑक्सीजन ग्रहण करता है। नहीं, यहाँ पे आर क्यू क्या होता है? तो आर क्यू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को दर्शाता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। जबकि कार्बन और नाइट्रोजन ये गलत ऑप्शन है, नाइट्रोजन और कार्बन ये भी गलत ऑप्शन है और इनमें से अधिकतर ये भी गलत ऑप्शन है। तो आर क्यू क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे 34 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 34 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज पिरूवेट में टूटता है, फिर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पिलवेद किस में परिवर्तित होता है? किस पिरूवेद, यहाँ पे पिलवेद ने पिरूवेद होगा, पिरूवेट होगा, किस में परिवर्तित होता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, बी ऑप्शन दे रखा है लैक्टिक अम्ल और पानी, सी ऑप्शन दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा और डी ऑप्शन दे रखा है लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है? कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज पिरूवेट में टूटता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में
पिरूवेट किस में परिवर्तित होता है? तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लाइकोलाइसिस के बाद पिरूवेट एथेनॉल में परिवर्तित होता है। किस में परिवर्तित होता है? तो एथेनॉल में परिवर्तित होता है। तो एथेनॉल तो हमें ए ऑप्शन में दे रखा है, जबकि बी ऑप्शन में लैक्टिक अम्ल दे रखा है, सी ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है और डी ऑप्शन में लैक्टिक अम्ल दे रखा है। इसलिए बी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया। यहाँ पे एथेनॉल इसका करेक्ट ऑप्शन है। कैसे करेक्ट हो गया, समझ में आया या नहीं आया? क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लाइकोलाइसिस के बाद पिरूवेट एथेनॉल में टूटता है और एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इसलिए इसका एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा ये करेक्ट ऑप्शन है। और ये जो प्रक्रिया एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा ये किण्वन प्रक्रिया का पूरा हिस्सा होती है। इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे 35 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये 35 नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है कि श्वसन प्रक्रिया के लिए कौन सा समीकरण सही है? तो श्वसन प्रक्रिया के लिए सही समीकरण की हमें पहचान करनी है। कौन सा सही समीकरण है? यहाँ पे ग्लूकोज दे रखा है C6H12O6, फिर यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे O2 आना चाहिए, यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे H2O और यहाँ पे ऊर्जा। नेक्स्ट बी ऑप्शन दे रखा है ग्लूकोज, ऑक्सीजन, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, 6 जल के अणु और ऊर्जा। यहाँ पे बी जो अभिक्रिया दे रखी है वो तो करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट दे रखी है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, 6 जल के अणु और ऊर्जा प्रदान करती है। तो इसलिए बी ऑप्शन ये करेक्ट ऑप्शन है। अब बाकी के ऑप्शन आपको देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यदि आपको इक्वेशन पूरी तरीके से याद है तो आपको बाकी इक्वेशन नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पे सी भी गलत दे रखा है, डी भी गलत दे रखा है और ए भी गलत दे रखा है। हम जानते हैं कि ग्लूकोज और 6 ऑक्सीजन के अणु मिलकर 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और 6 जल के अणु और ऊर्जा प्रदान करती है। इसलिए यहाँ पे कौन सा बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इसलिए बी इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए नेक्स्ट देखिए, ये 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 2 मिनट। 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यह 36 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर नहीं होता है? कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर नहीं होता है? ए ऑप्शन दे रखा है क्रेब्स चक्र, बी ऑप्शन दे रखा है ग्लाइकोलाइसिस, सी ऑप्शन दे रखा है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला और डी ऑप्शन दे रखा है एटीपी संश्लेषण। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्न में से कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर नहीं होता है? देखो, कौन सा होता है ये नहीं पूछा है, यहाँ पे कौन सा नहीं होता है ये पूछा है। तो कौन सा नहीं होता है माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर? कौन सा नहीं होता है? यहाँ पे ए ऑप्शन तो क्रेब्स चक्र दे रखा है, तो क्रेब्स चक्र तो होता है। ग्लाइकोलिसिस ये माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर थोड़ी होता है। हम जानते हैं कि ग्लाइकोलिसिस तो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर नहीं होती और ये कोशिका द्रव्य के भीतर होती है। ये ग्लाइकोलिसिस किस में होती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर। ग्लाइकोलिसिस थोड़ी होती है, ग्लाइकोलिसिस तो कोशिका द्रव्य में होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर थोड़ी होती है। इसलिए ग्लाइकोलाइसिस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। सी ऑप्शन दे रखा है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर होती है और एटीपी संश्लेषण ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर होती है। समझ में आ गया? यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा था कि निम्नलिखित में से कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर नहीं होता है? तो कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर नहीं होता है? ग्लाइकोलाइसिस है वो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर नहीं होता है। तो जो ग्लाइकोलाइसिस है वो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर नहीं होता है, तो किस में होता है? तो यहाँ कोशिका द्रव्य में होता है। ग्लाइकोलाइसिस किस में होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है। और यहाँ पे क्रेब्स चक्र, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला और एटीपी संश्लेषण ये माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर होते हैं, क्योंकि क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला और एटीपी संश्लेषण ये तीनों तो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर होते हैं, जबकि ग्लाइकोलाइसिस ये कोशिका द्रव्य में होती है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए 37वें नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे 37वें नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है फेफड़ों का ज्वारीय आयतन होता है। फेफड़ों का ज्वारीय आयतन होता है, कितना होता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है 500 ml, बी ऑप्शन दे रखा है 4200 ml, सी ऑप्शन दे रखा है 1700 ml और डी ऑप्शन दे रखा है 4300 ml। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है? फेफड़ों का ज्वारीय आयतन होता है, कितना होता है? तो हम जानते हैं कि फेफड़ों का ज्वारीय आयतन 500 ml होता है। तो 500 ml ये हमें कहाँ दे रखा है? ए ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा था कि फेफड़ों का ज्वारीय आयतन होता है। फेफड़ों का ज्वारीय आयतन कितना होता है? तो हम जानते हैं कि फेफड़ों का ज्वारीय आयतन 500 ml होता है। कितना होता है? 500 ml। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? 500 ml। ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे
श्वसन संबंधी रोग है। श्वसन संबंधी रोग है, कौन सा श्वसन संबंधी रोग है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है न्यूमोनिया, बी ऑप्शन दे रखा है अस्थमा, सी ऑप्शन दे रखा है सिलिकोसिस और डी ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त सभी। इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा? श्वसन संबंधी रोग है। श्वसन संबंधी रोग कौन सा है? तो हम जानते हैं कि श्वसन संबंधी रोग न्यूमोनिया भी श्वसन संबंधी रोग होता है, अस्थमा भी श्वसन संबंधी है और सिलिकोसिस भी श्वसन संबंधी है। न्यूमोनिया को हम आम भाषा में जीवाणु जनित रोग कहते हैं, अस्थमा को एलर्जी कहते हैं और सिलिकोसिस को सिलिका धूल कहते हैं। इसलिए ये सभी श्वसन संबंधी रोग है। न्यूमोनिया भी श्वसन संबंधी रोग है, अस्थमा भी श्वसन संबंधी रोग है और सिलिकोसिस भी श्वसन संबंधी रोग है। इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। श्वसन संबंधी रोग ए बी सी ये तीनों श्वसन संबंधी रोग है, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम 39 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे 39 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन आरबीसी द्वारा कितना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन आरबीसी द्वारा कितना होता है? यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है 20 से 25%, बी ऑप्शन दे रखा है 70%, सी ऑप्शन दे रखा है 7% और डी ऑप्शन दे रखा है 0%। तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन आरबीसी द्वारा कितना होता है? तो हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन आरबीसी द्वारा, लाल रक्त कोशिकाओं द्वारा लगभग 20 से 25% होता है। तो 20 से 25% ये हमें ए ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया? क्योंकि लाल रक्त कणिकाओं द्वारा लगभग 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मिनो हीमोग्लोबिन के रूप में परिवहन होता है, इसलिए इसका 20 से 25% ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे 70% तो किसका होता है? 70% यह तो बाइकार्बोनेट को दर्शाता है और 7% तो ये प्लाज्मा में उगलित होता है। 7% तो किसमें होता है? प्लाज्मा में होता है। और 0% ये तो किसमें? ये तो बाइकार्बोनेट में होता है ना। 0% तो बाइकार्बोनेट में होता है, इसलिए ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। 7% प्लाज्मा में होता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और 70% बाइकार्बोनेट में होता है। 70% बाइकार्बोनेट, 7% तो प्लाज्मा में होता है और यहाँ पे 0% तो ये अनुमान नहीं है, इसलिए ये तो गलत ही होगा। लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन आरबीसी द्वारा 20 से 25% होता है, ये करेक्ट ऑप्शन है, इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब आगे देखिए, आगे हमें दे रखा है कि एम्फीसीमा और हर्निया रोग का संबंध क्रमशः डैश डैश एवं डैश डैश अंग से है। देखो एम्फीसीमा एवं हर्निया रोग का संबंध क्रमशः किससे है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है फेफड़े और यकृत, बी ऑप्शन दे रखा है यकृत और आंत, सी ऑप्शन दे रखा है फेफड़े और आंत और डी ऑप्शन दे रखा है फेफड़े और फेफड़े। तो एम्फीसीमा और हर्निया रोग का संबंध किससे है? हम जानते हैं कि एम्फीसीमा फेफड़ों की कुपिकाओं की दीवारों के क्षतिग्रस्त होने का रोग होता है, इसलिए फेफड़े यहाँ पे ए ऑप्शन में भी दे रखा है, फेफड़े यहाँ पे सी ऑप्शन में भी दे रखा है और फेफड़े यहाँ पे डी ऑप्शन में भी दे रखा है, इसलिए बी ऑप्शन तो पहले से ही गलत कर लो। तो एम्फीसीमा तो फेफड़ों की कुपिकाओं द्वारा होता है। और यहाँ पे हर्निया रोग किससे संबंधित होता है? तो हर्निया रोग हम जानते हैं कि हर्निया रोग आंत से संबंधित होता है। तो हर्निया रोग आंत से संबंधित होता है, ये हमें सी ऑप्शन में दे रखा है। ए ऑप्शन में तो यकृत दे रखा है, इसलिए ये गलत ऑप्शन हो गया। और यहाँ पे डी ऑप्शन में फेफड़े दे रखा है, इसलिए ये गलत ऑप्शन हो गया। करेक्ट ऑप्शन सी है। एम्फीसीमा फेफड़े से संबंधित रोग है और हर्निया आंत से संबंधित रोग है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। यदि आपको किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एम्फीसीमा से संबंधित एम्फीसीमा रोग किस अंग से संबंधित है, तो यह यकृत से संबंधित है और हर्निया रोग आंत से संबंधित है। नहीं, देखो एम्फीसीमा रोग फेफड़े से संबंधित है और हर्निया रोग आंत से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। एम्फीसीमा रोग फेफड़ों से संबंधित है और हर्निया रोग आंत से संबंधित है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे 41 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 41 नंबर का क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है कि एक अणु हीमोग्लोबिन के कितने अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है? एक अणु हीमोग्लोबिन के कितने अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है? यहाँ पे ए ऑप्शन 1 दे रखा है, बी ऑप्शन 2 दे रखा है, सी ऑप्शन 3 दे रखा है और डी ऑप्शन 4 दे रखा है। इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? एक अणु हीमोग्लोबिन के कितने अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है? कितने अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है? हम जानते हैं कि एक हीमोग्लोबिन अणु 4 ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन करता है, इसलिए 4 कहाँ दे रखा है? 4 हमें डी ऑप्शन में दे रखा है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्यों करेक्ट ऑप्शन हो गया, समझ में आया? क्योंकि एक हीमोग्लोबिन अणु 4 ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन करता है, इसलिए 4 कहाँ दे रखा है? डी ऑप्शन में दे रखा है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे ये क्वेश्चन 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 42 नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है कि
निम्न में से किसमें श्वसन गुणांक का मान सही नहीं है? किसमें श्वसन गुणांक का मान सही नहीं है? यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल अनंत दे रखा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल अनंत दे रखा है, कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत कथन कौन सा है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का मान कितना? अनंत। यहाँ पे ये तो देखो ए ऑप्शन में ही गलत दे दिया, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल का आरक्यू कितना होता है? 1.3 होता है। कितना होता है आरक्यू? कितना होता है? अनंत नहीं होकर कितना होता है? 1.3 होता है। इसलिए यहाँ पे ये ए ऑप्शन ही गलत है और हमें गलत क्वेश्चन ही पूछा गया था, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। मांसल या सरस पादप का आरक्यू मान कितना होता है? 0 होता है, ये तो सही बात है। कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू 1 होता है, ये भी सही बात है। वसा एवं प्रोटीन का आरक्यू 1 से कम होता है, ये भी सही बात है। 1 से कम मतलब लगभग 0.7 से 0.9 होता है। और यहाँ पे मांसल और सरस पादप का आरक्यू 0 होता है और कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू 1 होता है, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल का आरक्यू कितना होता है? तो 1.3 होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का आरक्यू 1.3 होता है और यहाँ पे अनंत दे रखा है, इसलिए ए ऑप्शन गलत ऑप्शन हो गया। समझ में आ गया? क्योंकि हमें यहाँ पे बोल रखा था कि निम्न में से किसमें श्वसन गुणांक का आरक्यू का मान सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल अनंत दे रखा है, ये सही नहीं है, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल 1.3 दे रखा होता तब तो ये राइट ऑप्शन होता। बाकी बी सी डी ये तो राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट 43 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 43 नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है, इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि ऑक्सीश्वसन के संबंध में असत्य कथन है, गलत कथन कौन सा है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है, इसका अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल होता है। बी ऑप्शन दे रखा है, इसमें कुल 36 से 38 एटीपी ऊर्जा होती है। सी ऑप्शन दे रखा है, इसमें ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र होता है। और डी ऑप्शन दे रखा है, इसका अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल नहीं होता है। इसका अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल नहीं होता है। तो कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत कथन कौन सा है? गलत कथन कौन सा? इसका अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल होता है। इसका अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल होता है। हमें गलत कथन की पहचान करनी है, तो ये पायरुविक अम्ल थोड़ी होता है, अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल थोड़ी होता है। अंतिम उत्पाद तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, तो ऑक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये पायरुविक अम्ल थोड़ी होता है। इसलिए यहाँ पे गलत कथन कौन सा? ए ऑप्शन ही गलत कथन है। बाकी बी ऑप्शन दे रखा है, इसमें कुल 36 से 38 एटीपी ऊर्जा होती है, ये तो सही बात है। इसमें ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र होता है, ये भी सही बात है। और इसका अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल नहीं होता है, लैक्टिक अम्ल नहीं होता है, ये भी सही बात है। बाकी यहाँ पे गलत कथन कौन सा है? ए ऑप्शन गलत कथन है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि इसका अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल होता है, जबकि पायरुविक अम्ल थोड़ी होता है। अंतिम उत्पाद तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही अंतिम उत्पाद होता है। ऑक्सीश्वसन में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। ये पायरुविक अम्ल दे रखा है, इसलिए ये गलत कथन है और हमें गलत कथन की पहचान करनी है। यदि दे रखा होता कि इसका अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है, ये दे रखा होता है, ये तो सही दे रखा होता, और यहाँ पे बाकी तो ऑप्शन सही दे रखे हैं और गलत कथन की पहचान करनी है, तो गलत कथन ये ऑप्शन ही गलत दे रखा है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट 44 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि अनॉक्सीश्वसन के संबंध में सत्य कथन है। हमें सत्य कथन की पहचान करनी है। यहाँ पे सत्य कथन क्या दे रखा है कि इसका, यहाँ पे ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन हमें दे रखा है कि इसका अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। ये तो देखो, अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। अनॉक्सीश्वसन की बात की जा रही है, अनॉक्सीश्वसन की बात की जा रही है, इसमें अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। नेक्स्ट बी ऑप्शन दे रखा है, इसमें कुल 2 एटीपी ऊर्जा बनती है, इसमें कुल 2 एटीपी ऊर्जा बनती है। यहाँ पे ये दे रखा है, इसमें कुल 2 एटीपी ऊर्जा बनती है। सी ऑप्शन दे रखा है, इसमें ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। डी ऑप्शन दे रखा है, यीस्ट कवक ऑक्सीश्वसन द्वारा एल्कोहल बनाता है। तो कौन सा सही ऑप्शन है? सत्य कथन की हमें पहचान करनी है। इनमें कुल 2 एटीपी बनते हैं, ये तो सही बात बोली गई, क्योंकि अनॉक्सीश्वसन में ग्लाइकोलाइसिस के माध्यम से 2 एटीपी बनते हैं, इसलिए सही बात कौन सा? बी ऑप्शन इसका सही बात है। ये ऑप्शन गलत क्यों हो गया? क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे दे रखा है कि इसका अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है, जबकि हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल ऑक्सीश्वसन के उत्पाद होते हैं, ये अनॉक्सी के उत्पाद थोड़ी होते हैं। यहाँ पे तो अनॉक्सी की बात की जा रही है, ऑक्सीश्वसन की बात थोड़ी की जा रही है, अनॉक्सीश्वसन की बात की जा रही है। ऑक्सीश्वसन की बात की जाती तब तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल इसका राइट ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल इसका गलत ऑप्शन क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल ऑक्सीश्वसन के उत्पाद होते हैं, ना कि अनॉक्सीश्वसन के, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन गलत ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन, इसमें कुल 2 एटीपी ऊर्जा बनती है, ये तो सही बात है। इसमें ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया नहीं पाई जाती है, इसमें ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया का ही तो हिस्सा है। अनॉक्सीश्वसन किसका हिस्सा है? यहाँ ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया का हिस्सा है,
तो हम जानते हैं कि यहाँ अनोक्सी श्वसन है वो ग्लाइकोलाइसिस अनोक्सी श्वसन का ही हिस्सा होता है यहाँ पे, इसलिए यह भी गलत ऑप्शन हो गया। यहाँ पे नहीं दे रखा इसलिए ये गलत हो गया। यदि अनोक्सी श्वसन ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में पाई जाती ये दे रखा होता तो ये राइट ऑप्शन होता, क्योंकि यहाँ पे नहीं दे रखा इसलिए ये गलत हो गया। डी ऑप्शन दे रखा है, देखिए यीस्ट कवक ऑक्सी श्वसन द्वारा एल्कोहल बनाता है, ये भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि यीस्ट अनोक्सी श्वसन द्वारा एल्कोहल बनाता है, ना कि ऑक्सी श्वसन द्वारा। तो यहाँ पे ऑक्सी श्वसन दे रखा है इसलिए ये गलत हो गया। यदि इसकी जगह दे रखा होता कि यीस्ट अनोक्सी श्वसन द्वारा एल्कोहल बनाता है ये दे रखा होता तब तो ये राइट ऑप्शन होता, जबकि यहाँ पे तो ऑक्सी श्वसन दे रखा है इसलिए ये गलत ऑप्शन हो गया। तो समझ में आ गया यहाँ पे ए बी डी क्यों गलत है और यहाँ ए सी डी क्यों गलत है, ये मैंने आपको विस्तृत से बता दिया, जबकि इसका सही ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे 45 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। ये देखिए यह में 45 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि श्वसन प्रक्रम से जुड़ा प्रक्रम पाइरुवेट में विखंडन कहाँ संपन्न होता है। पाइरुवेट में विखंडन कहाँ संपन्न होता है, पाइरुवेट में विखंडन, पाइरुवेट का विखंडन नहीं आएगा, पाइरुवेट में विखंडन आएगा। कहाँ संपन्न होता है, यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया में, बी ऑप्शन दे रखा है कोशिका द्रव्य में, सी ऑप्शन दे रखा है लाइसोसोम में और डी ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त सभी में। तो श्वसन प्रक्रम से जुड़ा प्रक्रम पाइरुवेट में विखंडन कहाँ संपन्न होता है, तो हम जानते हैं कि पाइरुवेट में विखंडन कोशिका द्रव्य में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, जिसमें ग्लूकोज पाइरुवेट में टूटता है, इसलिए कोशिका द्रव्य इसका राइट ऑप्शन है। कोशिका द्रव्य ये हमें बी ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। समझ में आ गया, क्योंकि हमें क्वेश्चन दे रखा था। यदि किसी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो क्लास को रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा था कि श्वसन प्रक्रम से जुड़ा प्रक्रम पाइरुवेट में विखंडन कहाँ संपन्न होता है, तो कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि कथन जलीय जीवों की श्वसन दर कम होती है। जलीय जीवों की श्वसन दर कम थोड़ी होती है, जलीय जीवों की श्वसन दर तो अधिक होती है, कम थोड़ी होती है, इसलिए यहाँ पे कथन तो गलत ही हो गया। तो यहाँ पे दे रखा है कि कथन और कारण दोनों सही है, ये गलत। यहाँ पे कथन सही है और कारण गलत है, कथन सही है और कारण गलत है, और यहाँ पे कथन गलत है और यहाँ पे कथन और कारण दोनों गलत है। यहाँ पे सी और डी में से कोई भी एक करेक्ट हो सकता है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में विलय ऑक्सीजन की तुलना में कम होती है, ये तो सही बात है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा तो कितनी होती है, ऑक्सीजन की मात्रा 5 से 10 ppm होती है और वायु की मात्रा कितनी होती है, 21% होती है। तो वायु की मात्रा तो अधिक होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, और हमें यहाँ पे यही दे रखा है कि ऑक्सीजन की मात्रा वायु में विलय ऑक्सीजन की तुलना में कम होती है, तो ये तो करेक्ट बात बोली गई है। तो यहाँ पे कारण सही है और कथन गलत है, तो कथन गलत है और कारण सही है, ये हमें सी ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए सी ऑप्शन गलत राइट ऑप्शन हो गया, और यहाँ पे डी ऑप्शन भी गलत ऑप्शन है। समझ में आ गया। यहाँ पे हमें दे रखा था कि जलीय जीवों में श्वसन दर कम होती है, हम जानते हैं कि जलीय जीवों में श्वसन दर अधिक होती है, तो यहाँ पे कथन तो यहाँ पे सरासर गलत दे रखा है। कारण देखिए, जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में विलय ऑक्सीजन की तुलना में कम होती है। हम जानते हैं कि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 5 से 10 ppm होती है, और वायु में ऑक्सीजन के वायु में मात्रा कितनी होती है, 21%, वायु की मात्रा 21% होती है, तो ऑक्सीजन की मात्रा तो कम होती है और वायु की मात्रा अधिक होती है। तो हमें यहाँ पे ये दे रखा है कि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में विलय ऑक्सीजन की तुलना में कम होती है, तो ये सही बात बोली गई, क्योंकि ऑक्सीजन की तो 5 से 10 ppm होती है और वायु की 21% होती है, इसलिए ये कम होती है, इसलिए ये कारण तो सही है और कथन गलत है, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अब आगे देखिए 47 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 47 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, मानव में श्वसन वर्णक क्या है। मानव में श्वसन वर्णक क्या है, यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है ग्लूकोज, बी ऑप्शन दे रखा है हीमोग्लोबिन, सी ऑप्शन दे रखा है ग्लाइकोजन और डी ऑप्शन दे रखा है रुधिर। इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। मानव में श्वसन वर्णक क्या है, तो हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन मानव में श्वसन वर्णक होता है, इसलिए हीमोग्लोबिन, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया मानव में श्वसन वर्णक क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन मानव में श्वसन वर्णक होता है, और जो ऑक्सीजन को परिवहन करता है और हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन से बनता है, इसलिए यहाँ पे हीमोग्लोबिन इसका करेक्ट ऑप्शन है। मानव श्वसन में वर्णक क्या है, तो हीमोग्लोबिन है। नेक्स्ट देखिए 48 नंबर का क्वेश्चन।
यहाँ पे 48 नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है कि सुक्रोज किस एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित होता है। सुक्रोज किस एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है जाइमेज, बी ऑप्शन दे रखा है लाइपेज, सी ऑप्शन दे रखा है इन्वर्टेज और डी ऑप्शन दे रखा है रेनिन। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सुक्रोज किस एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित होता है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे कौन सा किस एंजाइम की सहायता से, तो इन्वर्टेज एंजाइम की सहायता से। तो इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है इसलिए इन्वर्टेज एंजाइम सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा था कि सुक्रोज किस एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित होता है। हम जानते हैं कि इन्वर्टेज सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है, इसलिए इन्वर्टेज एंजाइम सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 49 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को देखिए। 49 नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है कि घाटी ढक्कन एपिग्लोटिस एक पल्लेनुमा लोचदार उपास्थि संरचना है जो डैश डैश और डैश डैश के माध्यम स्विच का कार्य करता है। किसके स्विच का कार्य करता है। यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है श्वास नली और वृक्क नली का, बी ऑप्शन दे रखा है आहार नली और शुक्र नली, सी ऑप्शन दे रखा है श्वास नली और आहार नली और डी ऑप्शन दे रखा है कंठ और कर्ण। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। एपिग्लोटिस एक पल्लेनुमा लोचदार उपास्थि संरचना है जो श्वास नली और आहार नली के बीच स्विच की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पे श्वास नली और आहार नली ये हमें कहा दे रखा है, ये हमें सी ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा था कि घाटी ढक्कन एपिग्लोटिस एक पल्लेनुमा लोचदार उपास्थि संरचना है जो डैश डैश और डैश डैश के मध्य स्विच का कार्य करती है। हम जानते हैं कि एपिग्लोटिस श्वास नली और आहार नली के बीच स्विच का कार्य करती है, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है और एपिग्लोटिस निगलने के दौरान श्वास नली को बंद करता है, इसलिए ये एक ढक्कन के रूप में कार्य करता है, इसलिए श्वास नली और आहार नली इसका करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब आगे देखिए, आगे नेक्स्ट 50 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करते हैं। 50 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि श्वास नली के बारे में सत्य कथन है। श्वास नली के बारे में सत्य कथन कौन सा है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है कि यहाँ करीब 12 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। सही बात है, श्वास नली लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, ये करेक्ट ऑप्शन है। इसमें कूट स्तरीय पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला द्वारा रेखित कार्बन आकार सी आकार के उपास्थि छल्ले होते हैं, ये भी सही बात है। उपकला द्वारा रेखित सी आकार के उपास्थि छल्ले होते हैं, ये भी सही बात है। नेक्स्ट दे रखा है कि यह छल्ले श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं और तथा श्वास नली को हमेशा खुला रखते हैं, यह भी सही बात बोली गई। देखो तीन सही बात है, उपरोक्त सभी सत्य है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। हमें बोला गया था कि श्वास नली के बारे में सत्य कथन कौन सा है, तो तीन सत्य कथन है। यहाँ पे बोला गया कि यह करीब 12 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, सही बात है। इसमें कूट स्तरीय पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला द्वारा रेखित सी आकार के उपस्थित छल्ले होते हैं, ये भी सही है। यह छल्ले श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं तथा श्वास नली में हमेशा श्वास नली को हमेशा खुले रखते हैं, ये भी सही बात बोली गई, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 51 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 51 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें यह क्वेश्चन दे रखा है कि गैसों का विनिमय निम्न में से किसके माध्यम से होता है। गैसों का विनिमय निम्न में से किसके माध्यम से होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है श्वास नली, बी ऑप्शन दे रखा है श्वसनी, सी ऑप्शन दे रखा है श्वसनिका और डी ऑप्शन दे रखा है कुपिका। चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। गैसों का विनिमय निम्न में से किसके माध्यम से होता है। हम जानते हैं कि गैसों का विनिमय निम्न में से किसके माध्यम से होता है, तो कुपिका के माध्यम से होता है, इसलिए कुपिका इसका सही ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि कुपिका फुफ्फुसों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड विनिमय का स्थल होता है, क्योंकि उनकी पतली दीवारें रक्त कोशिकाओं के साथ गैस विसरण में सुविधा देती है, इसलिए कुपिका इसका करेक्ट ऑप्शन है। और हमें क्वेश्चन यही दे रखा था कि गैसों का विनिमय निम्न में से किसके माध्यम से होता है, तो कुपिका के माध्यम से होता है, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब 52 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 52 नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट से होने वाले श्वसन को प्लावी श्वसन और प्रोटीन से होने वाले श्वसन को जीवद्रव्य श्वसन कहा। किसने कहा। निम्न में से कार्बोहाइड्रेट से होने वाले श्वसन को प्लावी श्वसन और प्रोटीन से होने वाले श्वसन को जीवद्रव्य श्वसन किसने कहा, तो ब्लैकमैन ने कहा, तो इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखो ए ऑप्शन हमें क्रेब्स दे रखा था, बी ऑप्शन ब्लैकमैन दे रखा था, सी ऑप्शन हेंच दे रखा था और डी ऑप्शन स्लेव दे रखा था। इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो ब्लैकमैन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ब्लैकमैन ने कार्बोहाइड्रेट श्वसन को प्लावी श्वसन और प्रोटीन श्वसन को जीवद्रव्य श्वसन कहा था, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है।
अब आगे देखिए 53 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 53 नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है, इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से एक एंजाइम का स्राव यीस्ट द्वारा होता है जो किण्वन के लिए उत्तरदायी है, वह है क्या है? ए ऑप्शन हमें इन्वर्टेज दे रखा है, बी ऑप्शन लाइपेज दे रखा है, सी ऑप्शन सुक्रेज दे रखा है और डी ऑप्शन जाइमेज दे रखा है। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ये दे रखा है कि निम्नलिखित में से एक एंजाइम का स्राव यीस्ट द्वारा होता है जो किण्वन के लिए उत्तरदायी होता है। तो हम जानते हैं कि यीस्ट में जाइमेज एंजाइम पाया जाता है। यीस्ट में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो जाइमेज एंजाइम पाया जाता है। तो ऑब्वियसली बात सही है कि जाइमेज एंजाइम इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इन्वर्टेज गलत है, लाइपेज भी गलत है, सुक्रेज भी गलत है और जाइमेज इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि यीस्ट में जाइमेज एंजाइम पाया जाता है जो किण्वन प्रक्रिया में शर्करा को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करता है। और इसका उपयोग किस में किया जाता है? ये यदि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो इसका उपयोग डबल रोटी को फुलाने और शराब बनाने में होता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसका उपयोग डबल रोटी को फुलाने और शराब बनाने में होता है। और यीस्ट में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो यीस्ट में जाइमेज एंजाइम पाया जाता है, इसलिए जाइमेज इसका करेक्ट ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अब आगे देखिए, आगे हमें दे रखा है 54 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। 54 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है कि बंद कमरे में अंगीठी जलाने पर कौन सी गैस के कारण दम घुटने लगता है? कौन सी गैस के कारण दम घुटने लगता है? यहाँ पे ए ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है, बी ऑप्शन ऑक्सीजन दे रखा है, सी ऑप्शन मीथेन दे रखा है और डी ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड दे रखा है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। मैंने कल की क्लास में भी आपको इससे रिलेटेड बताया था, मैंने एग्जाम्पल दिया था। जब मैं क्वेश्चन करवाया था तब मैं एग्जाम्पल मैंने दिया था कि अंगीठी जलाते तो इसमें यदि हम किसी कमरे में अंगीठी, कोयला या लकड़ी जलाते हैं तो वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये मैं कल की क्लास में आपको बता चुका था। तो यदि आपने कल की क्लास को नहीं देखा है तो आप उस क्लास को देख लें और इसके बाद इस क्लास को देखें। काफ़ी कई बार कई एग्जाम्पल के माध्यम से भी क्वेश्चन बन जाते हैं साइंस में, इसलिए आपको एग्जाम्पल भी ध्यान में होने चाहिए। और यहाँ पे सीधा एग्जाम्पल से ही प्रश्न पूछ लिया गया है कि बंद कमरे में अंगीठी जलाने पर कौन सी गैस के कारण दम घुटने लगता है? तो कौन सी गैस के कारण दम घुटने लगता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण दम घुटने लगता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड अंगीठी के अपूर्ण दहन से बनता है और हीमोग्लोबिन से बनकर ऑक्सीजन परिवहन को रोकता है और इसी से दम घुटता है, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। आप 55 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 55 नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है कि इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि श्वसन से के संबंध में सत्य कथन की पहचान करो। सत्य कथन कौन सा दे रखा है? यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है, गैसों को ग्रहण करना श्वसन कहलाता है। बी ऑप्शन दे रखा है, भोज्य पदार्थों का अपघटन कर ऊर्जा मुक्त करना श्वसन कहलाता है। सी ऑप्शन दे रखा है, श्वसन केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है। और डी ऑप्शन दे रखा है, पादप श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। पादप श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? मतलब कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे नीचे वाला कथन तो आपको सीधे से समझ में आ गए होंगे कि क्योंकि यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि पादप श्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ग्रहण करते हैं, पादप तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। पादप श्वसन में क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड तो मुक्त करते हैं, इसलिए यहाँ पे ये गलत ऑप्शन हो गया। और यहाँ पे श्वसन केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, श्वसन तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की उपस्थिति में होता है, इसलिए ये गलत ऑप्शन हो गया। हमें राइट ऑप्शन की पहचान करनी है। भोज्य पदार्थों का अपघटन कर ऊर्जा मुक्त करना श्वसन कहलाता है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि भोज्य पदार्थ श्वसन भोज्य पदार्थों का अपघटन कर ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया होती है और ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया होती है। और हमें भी ऑप्शन में यही दे रखा है कि भोज्य पदार्थों का अपघटन कर ऊर्जा मुक्त करना श्वसन कहलाता है, इसलिए ये बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। यह ऑप्शन दे रखा है कि गैसों को ग्रहण करना श्वसन कहलाता है। गैसों को ग्रहण करना श्वसन कहलाता है, गैसों को ग्रहण करना श्वसन कहलाता है। तो गैस ग्रहण तो श्वसन का हिस्सा है, ये पूरी प्रक्रिया थोड़ी है, इसलिए यहाँ पे ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। ये तो गैसों को ग्रहण करना ये एक हिस्से की बात की जा रही है, मतलब सांस लेने की बात की जा रही है, ये पूरी श्वसन की प्रक्रिया थोड़ी है, इसलिए ये गलत हो गया। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन भी गलत ऑप्शन है। अब आगे देख लीजिए, आगे हम 56 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है कि किस अंग का संबंध श्वसन तंत्र से नहीं है? किस अंग का संबंध श्वसन तंत्र से नहीं है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है मुख, बी ऑप्शन दे रखा है ग्रसनी, सी ऑप्शन दे रखा है ट्रेकिया और डी ऑप्शन दे रखा है ग्रसिका।
और क्वेश्चन दे रखा है कि किस अंग का संबंध श्वसन तंत्र से नहीं है। किसका संबंध श्वसन तंत्र से नहीं है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मुख का संबंध भी श्वसन तंत्र से है, ग्रसनी का भी है, ट्रेकिया का भी है। तो इन तीनों का संबंध तो श्वसन तंत्र से है, लेकिन ग्रसिका का संबंध श्वसन तंत्र से नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि ग्रसिका पाचन तंत्र का हिस्सा होती है। ग्रसिका तो किसका हिस्सा होती है? तो ग्रसिका पाचन तंत्र का हिस्सा होती है, यह श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है। और श्वसन तंत्र के हिस्से कौन कौन से? मुख, ग्रसनी और ट्रेकिया, ये श्वसन तंत्र का हिस्सा होती है। इसलिए यहाँ पे ए बी सी ये तो श्वसन तंत्र के हिस्से है और डी श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि हमें नेगेटिव प्रश्न पूछा था, और यदि आपको क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है तो आपको नेगेटिव वे में आंसर देना है, और पॉजिटिव देना पूछा है तो पॉजिटिव वे में आपको आंसर देना है। अब आगे देखिए, आगे हमें दे रखा है कि नेक्स्ट 57 नंबर का क्वेश्चन देखिए। हमें 57 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि अंत श्वसन के समय पसलिया डैश डैश तथा डायफ्राम डैश डैश गति करता है। किस में गति करता है? यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है अंदर की ओर, नीचे की ओर। बी ऑप्शन दे रखा है बाहर की ओर, ऊपर की ओर। सी ऑप्शन दे रखा है बाहर की ओर और नीचे की ओर। और डी ऑप्शन दे रखा है अंदर की ओर और ऊपर की ओर। हम जानते हैं कि अंत श्वसन के समय पसलिया, तो अंत श्वसन के समय पसलिया बाहर की ओर, अंत श्वसन के समय पसलिया तो बाहर की ओर और डायफ्राम नीचे की ओर गति करते हैं। अंत श्वसन के समय पसलिया तो बाहर की ओर और डायफ्राम नीचे की ओर गति करते हैं, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा? तो अंत श्वसन के समय पसलिया बाहर की ओर, तो बाहर की ओर ये हमें कहाँ दे रखा है? बी ऑप्शन में भी दे रखा है, सी ऑप्शन में भी दे रखा है, और ए ऑप्शन तो गलत हो गया और बी ऑप्शन गलत ऑप्शन हो गया। और नीचे की ओर कहाँ दे रखा है? यहाँ पे ऊपर की ओर दे रखा है, इसलिए बी भी गलत हो गया, और नीचे की ओर सी ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। हम जानते हैं कि अंत श्वसन में पसलियाँ बाहर की ओर और डायफ्राम नीचे की ओर गति करते हैं, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए 58 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 58 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि अंत श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन डैश डैश जाता है और उच्च श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन डैश डैश जाता है। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा? अंत श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन, हम जानते हैं कि अंत श्वसन में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है, तो वक्ष गुहा में का आयतन तो क्या होता है? बढ़ता है। तो बढ़ता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन में भी दे रखा है, सी ऑप्शन में भी दे रखा है। यहाँ पे बी ऑप्शन घटता दे रखा है, इसलिए ये गलत हो गया। बी ऑप्शन डी ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि अंत श्वसन में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है और उच्च श्वसन में घटता है। तो उच्च श्वसन में घटता है, तो यहाँ पे ये घटता दे रखा है और ये बढ़ता दे रखा है, तो सी भी गलत ऑप्शन हो गया। ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पे दे रखा था कि अंत श्वसन में के समय वक्ष गुहा का आयतन डैश डैश जाता है और उच्च श्वसन में वक्ष गुहा का आयतन, तो हम जानते हैं कि अंत श्वसन में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है और उच्च श्वसन में घटता है, इसलिए ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए 59 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 59 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है कि वायुनालियों का बिछा जाल श्वास प्रणाल किसकी विशेषता है? वायुनालियों का बिछा जाल श्वास प्रणाल किसकी विशेषता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है जलीय जीवों की, बी ऑप्शन दे रखा है कीटों की, सी ऑप्शन दे रखा है मनुष्यों की, और डी ऑप्शन दे रखा है पादपों की। इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? वायुनालियों का बिछा जाल श्वास प्रणाली किसकी विशेषता है? तो यहाँ किसकी विशेषता है? तो हम जानते हैं कि वायुनालियों का बिछा जाल श्वास प्रणाली किसकी विशेषता है? तो यहाँ कीटों की विशेषता है। तो कीटों की विशेषता ये हमें कहाँ दे रखा है? बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि हम जानते हैं कि कीटों में वायुनालियों का जाल श्वास रंध्रों से जुड़ा होता है, जो श्वसन की विशेषता होती है, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। और जलीय जीवों में, तो जलीय जीवों में तो क्या पाया जाता है? जलीय जीव है वो क्लोम द्वारा श्वास लेते हैं। तो जलीय जीव किसके द्वारा श्वास लेते हैं? तो क्लोम द्वारा श्वास लेते हैं। मनुष्य तो फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं, और पादप रंध्र द्वारा श्वास लेते हैं। समझ में आ गया? यहाँ पे हमें बोल रखा था कि वायुनालियों का बिछा जाल श्वास प्रणाली किसकी विशेषता है? तो श्वास प्रणाली तो कीटों की विशेषता होती है। श्वास प्रणाली किसकी विशेषता होती है? तो कीटों की विशेषता होती है। और जलीय जीव किससे सांस लेते हैं? क्लोम द्वारा सांस लेते हैं। मनुष्य फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं, पादप रंध्रों से श्वास लेते हैं। इसलिए यहाँ पे ए सी डी तो गलत ऑप्शन है और बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए डी, यहाँ पे नेक्स्ट आज लास्ट क्वेश्चन देखिए।
लास्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में क्या सहायक है। जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में क्या सहायक है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें रंध्र दे रखा है, बी ऑप्शन क्लोम दे रखा है, सी ऑप्शन नासा छिद्र दे रखा है और डी ऑप्शन मुख दे रखा है। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको याद दिलवा देना चाहता हूँ कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको प्रत्येक क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इन वीडियो को शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में क्या सहायक है। क्या सहायक है? रंध्र सहायक है, क्लोम सहायक है, नासा छिद्र सहायक है या फिर मुख सहायक है। तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का उपयोग करने में क्लोम सहायक है, इसलिए क्लोम बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि क्लोम जलीय जीवों में जल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, इसलिए क्लोम इसका राइट ऑप्शन है। रंध्र तो किस में पाए जाते हैं? ये तो पौधों में पाए जाते हैं। नासा छिद्र ये तो मनुष्यों में पाए जाते हैं और यहाँ पे मुख भी मनुष्य में पाया जाता है। नासा छिद्र और मुख यह मनुष्य से संबंधित है और रंध्र पौधों से संबंधित है। और यहाँ पे बोल रखा था कि जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में क्या सहायक है, तो क्लोम सहायक है, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो आज के क्वेश्चन आपको सभी समझ में आ गए होंगे, ऐसे मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। आज की क्लास को हम यही एंड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।